हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी विषय में इंडेक्स नंबर सूचकांक या जिसे निर्देशांक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे कि निर्देशांक या सूचकांक होता क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा सभी ने कि महंगाई बढ़ गई है या गेहूं के भाव बढ़ गए हैं या सोने का मूल्य आसमान छू रहा है। तो ये जो भाव बढ़ गए हैं, किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, प्लॉट की कीमत बढ़ गई है, तो ये जो कहा जाता है कि बढ़ गई है, ये किस आधार पे कहते हैं? तो उसका आधार ये सूचकांक ही होता है। कैसे? हम एक उदाहरण पहले समझ लें, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। मान लीजिए गेहूं का भाव एक वर्ष में हम ले लें कि 1990 में 400 रुपए था। ठीक है, 400 रुपए प्रति किलो था। अब 1991 में यह 440 रुपए प्रति किलो हो गया। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि 1991 में 1990 के सापेक्ष कितना प्रतिशत का अंतर हो गया? 10%। गेहूं के भाव 10% से बढ़ गए। कैसे निकाला हमने? देखिए 400 से 440 तो 40 रुपए वृद्धि हुई, तो 400 का 40 रुपए कितना होगा? 10% होगा। तो ये हमने क्या बताया कि गेहूं के भाव बढ़ गए। हमने 1990 की कीमत को आधार लिया और 91 में कितना परिवर्तन हुआ, उस आधार पर हमने ये कहा कि गेहूं के भाव 10% से बढ़ गए। तो सूचकांक क्या होता है? इन्हीं परिवर्तनों को दिखाने की माप। मूल्यों में स्थान के कारण और समय बीतने के कारण जो औसत परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दिखाने की माप सूचकांक कहलाती है। आया समझ में? ये जो परिवर्तन होता है भाव में, यह दो कारणों से होता है, सामान्यतः समय और स्थान। तो समय और स्थान के कारण किसी वस्तु के औसत मूल्य में परिवर्तन की सापेक्ष माप निर्देशांक होती है। समय या स्थान के कारण, जैसे हमने ये उदाहरण लिया था समय के आधार पर, स्थान के आधार पर जब उसकी भौगोलिक स्थिति मतलब उसका क्षेत्र जो है, एरिया के आधार पर परिवर्तन को काउंट किया जाता है, तो वह जो है स्थान के आधार पर। तो जब समय और स्थान के कारण किसी वस्तु या कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम हम ले लें कि औसत प्रवृत्ति में, मतलब हम जनरल प्रवृत्ति बताएंगे, इसमें विशेष स्थितियां नहीं बताएंगे, सामान्य मतलब माध्य की स्थिति बताएंगे कि सामान्यतः गेहूं के भाव बढ़ गए हैं। तो सूचकांक का अर्थ क्या हुआ? सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य होता है जिसमें समय और स्थान के कारण परिवर्तनों की औसत प्रवृत्ति को दर्शाया जाता है। आया क्लियर आपको समझ में? तो आप ये उदाहरण भी इसमें जो है पुटअप कर सकते हैं और मीनिंग लिखेंगे। क्लियर? दो कारण कौन से? समय और स्थान के कारण जो परिवर्तन होता है वो औसत परिवर्तन होता है, जनरल जो है प्रवृत्ति बताई जाती है। हो सकता है कि 1990-91 में बीच के शुरू के 2 महीने में भाव घटे भी हों। हो सकता है कि जो दिसंबर का महीना हो उसमें बहुत ज्यादा बढ़े हो। लेकिन हम ऑन एवरेज जो है कि वर्ष के अंत में क्या स्थिति रही, उस आधार पर हम सूचकांक बताते हैं। मतलब सामान्य स्थितियों में हम जो है सूचकांक को दर्शाते हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? अब विशेषताएं, हमको मीनिंग समझ में आ जाता है तो हम विशेषताएं बहुत इजीली लिख सकते हैं। पहली विशेषता क्या दी हुई है हमें? संख्या द्वारा व्यक्त। सूचकांक हमेशा संख्या में व्यक्त किए जाएंगे। मतलब वह उससे अच्छा है, वह उससे खराब है, उसका मूल्य उससे ज्यादा अच्छा हो गया है, तो अच्छे को हम बोलेंगे तो उसको भी न्यूमेरिक फॉर्म में दर्शाना जरूरी होगा। तो जो सूचकांक है हमेशा संख्या रूप में 10% से बढ़ गए, 30 रुपए से बढ़ गए, 40% से कम हो गए,
तो हमेशा संख्या द्वारा व्यक्त होगा। क्लियर। दूसरी विशेषता है औसत के रूप में प्रस्तुत। मतलब जैसे मैंने बताया, हमने ये उदाहरण देखा कि 90 से 91 के बीच में 40 रुपए की वृद्धि हुई। अब 90 से 91 में 12 महीने होते हैं। हो सकता है शुरू के जनवरी और फरवरी में भाव कम हो गए हों, मार्च अप्रैल में फिर बढ़ गए, मार्च और अप्रैल में बढ़ गए हों, इस तरीके की परिवर्तन हुए होंगे। लेकिन हमें जो है सूचकांक हमेशा औसत स्थिति को, कि जनरली साल भर की स्थिति के बाद जो है सामान्य रूप से जो प्राइस है, वो मूल्य है, वो 440 के आसपास रहा है। तो सूचकांक हमेशा औसत के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर प्रतिशतों का माध्य, परसेंटेज। सूचकांक में हमेशा जो पुरानी कीमत है या जो पहले साल स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर परिवर्तन को देखा जाता है। तो यह जो है प्रतिशतों का माध्य है, परसेंटेज में जो है व्यक्त किए जाते हैं। तुलना का आधार समय व स्थान। इसमें जो तुलना की जाती है वह समय, जैसे हमने जो लिया था कि 1990 और 91 यह समय हो गया, और दूसरा जो है वह स्थान लिया जाता है, जो सामान्यतः कम उपयोग होता है। स्थान का अर्थ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर पुराने समय में इतना क्षेत्र कवर करता था, अब जो है कितना क्षेत्र कवर कर रहा है। तो तुलना का जो आधार होता है वह समय हो सकता है, जो सामान्यतः हम लोग हर जगह उपयोग करते हैं, और दूसरा स्थान। और सापेक्ष रूप में, सापेक्ष रूप में मतलब हम उसकी तुलना कर सके। जैसे समान वस्तु, गेहूं का मूल्य हमें पिछला पता होगा और अभी का पता होगा, तो हम जो है उसकी सापेक्ष रूप में गणना कर सकते हैं। तो सूचकांक हमेशा सापेक्ष रूप में ही होते हैं। निरपेक्ष रूप मतलब मैं केवल यहाँ पे लिख दूं गेहूं का भाव 550 रुपए, आप कुछ बता पाएंगे 550 रुपए क्या? क्योंकि इसके सापेक्ष मैंने आपको ये नहीं बताया। यदि मैं यहाँ लिख दूं कि पहले साल में 400 रुपए थे, अब 550 रुपए हो गए, तो आप इजीली क्या बोलेंगे कि मैडम भाव जो है गेहूं के बढ़ गए, या पहले जो है गेहूं के भाव कम थे, बोल सकेंगे। तो ये होता है सापेक्ष रूप में। तो ये है स्टूडेंट इसकी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे सूचकांक का उपयोग क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जटिल तथ्यों को, सरकार को बहुत सी आर्थिक नीति बनानी होती है, उसे जो है देश के विकास का इंडेक्स डिसाइड करना होता है। सरकार को आयात निर्यात नीति होती है, उद्योग की नीति होती है, कृषि से संबंधित निर्णय, बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। और वो निर्णय जब लेते हैं तो सांख्यिकी, मतलब सांख्यिकी के जो टूल्स होते हैं उसमें एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स की हेल्प से ही कि पिछले साल की स्थिति क्या रही है, अगले साल गेहूं की क्या स्थिति हो सकती है, कितना उत्पादन रहेगा, उस हिसाब से वह समर्थन मूल्य, हम लोग सुनते हैं कि मंडी में समर्थन मूल्य, तो कितना समर्थन मूल्य रखना है, तो क्या सरकार ऐसे ही डिसाइड कर लेती है? नहीं, उसके लिए जो है बकायदा वह सूचकांक का उपयोग करती है। तो जटिल तथ्यों को सरल बना दिया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन संभव, वो तो है ही, सूचकांक से तो काम ही यही किया जाता है, कंपैरिजन, तुलना बहुत इजीली हो जाती है। फिर मुद्रा की क्रय शक्ति की माप। मुद्रा की क्रय शक्ति की माप मतलब भाव बढ़ गए हैं या देश में महंगाई बढ़ रही है, ये किस आधार पे कहा जाता है? ये जो है हम सूचकांक की हेल्प से कह सकते हैं। तो मुद्रा की खुद की भी अपनी क्रय शक्ति होती है। जैसे आप पुराने लोगों से सुनते आते होंगे कि पहले तो 5 रुपए में इतना सामान आ जाता था, तो मतलब उस समय 5 रुपए की क्रय शक्ति जो है वह ज्यादा थी आज के 5 रुपए की क्रय शक्ति के बराबर। आज 5 रुपए में हम एक टॉफी ला सकते हैं, लेकिन पहले जो है वही 5 रुपए में पूरा किराने का सामान आ जाता था। तो पहले की तुलना में क्रय शक्ति, 5 रुपए की क्रय शक्ति जो है वह ज्यादा थी। तो मुद्रा की क्रय शक्ति की माप जो है हमें सूचकांक से इजीली पता लग जाती है। फिर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, जितने भी चेंजेस हैं, सरकार जब यह देखती है कि देश की कितनी ग्रोथ हुई है, नेशनल इनकम में कितना परिवर्तन हुआ है, और जितने भी चेंजेस होते हैं वह सब इंडेक्स की हेल्प से वह करती है। सामान्य मूल्य में परिवर्तन, देश में
मुद्रास्फीति की स्थिति है या मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, सरकार को ब्याज की नीति कैसी रखनी है, रिजर्व बैंक को नए नोट इशू करने हैं या नहीं करने हैं, ये सब जब नीति निर्धारित की जाती है उस समय में सूचकांक को बेस बनाया जाता है। जीवन स्तर परिवर्तन, देश के लोगों का जीवन स्तर कितना बड़ा है, लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है, वह इसी से पता लगता है। ठीक है। आर्थिक नीति निर्माण में देश की जितनी भी आर्थिक नीति बनती है उसके निर्माण में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से सूचकांक जो है वह देश के विकास को बताने का कि कितना % विकास हुआ है एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अब हम बात करेंगे इसकी सीमाओं की, लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस मतलब इसकी कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं। पहला, पूर्ण सत्य नहीं। देखिए, हमने देखा कि इसमें जो बात कही जाती है वह किस आधार पर होती है, सामान्य औसत आधार पर। जैसे गेहूं वाला हमने एग्जाम्पल लिखा कि जनवरी फरवरी में कम हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल में फिर बढ़ गए, फिर दिसंबर में बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसके जो रिजल्ट निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, वह एकदम 100% सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो भी बात बोलते हैं वह सामान्य स्थितियों में बोलते हैं, औसत के आधार पर बात करते हैं। इसलिए इसके जो सत्य परिणाम निकलते हैं वह सत्य नहीं होते। केवल सापेक्ष अध्ययन संभव, मैंने बताया था आपको, सापेक्ष केवल एक सिंगल फिगर जो है यहाँ पे कोई भी रिजल्ट प्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन जब दो वैल्यू हम एक ही चीज की रख देते हैं तो वह जो है रिजल्ट को बताता है कि हाँ कितना परिवर्तन हुआ। तो केवल सापेक्ष अध्ययन संभव है, निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि हर देश में सूचकांक डिसाइड करने का तरीका अलग होता है। जैसे हम बात करें सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड के बच्चे का जो रिजल्ट है, यदि हम उसकी कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे हम कि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चों को इवोल्यूशन की मेथड है और जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट है, एमपी बोर्ड और सीबीएसई। ऐसे ही जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब हम सूचकांक की बात करें तो दोनों के निर्धारित करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। इसीलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं होती है। समय का अंतर, समय के कारण जो है बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ 400 का 440 हुआ और सेम जो है 2001 और 2019 और 20, इसमें भी यदि सेम प्राइस रही हो ऐसी, तो क्या दोनों के रिजल्ट जब आप इसके चेक करने जाओगे, कारण देखने जाओगे, तो क्या सेम निकल सकते हैं? नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस समय की देश की परिस्थितियां और इस समय जब देश की परिस्थितियां हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो समय का जो अंतर है, उस दौर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, पर उन परिवर्तनों की वस्तु स्थिति बहुत अलग अलग होती है। इसीलिए जो है परिणाम एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकते। संकेतक है, मतलब इंडेक्स केवल इंडिकेशन का काम करता है। सूचकांक जो है केवल एक संकेत देता है, केवल आपको एक रफ आइडिया देता है। इसके आधार को पूर्ण सत्य जो है वह नहीं माना जा सकता है। सीमित उपयोग, इंडेक्स जो है जो जीवन में बहुत सारे एरियाज होते हैं वहां पे यह हर जगह पे फिट नहीं होता है। इसके जो है सीमित उपयोग होते हैं, क्योंकि इसके कारण क्या है, समय और स्थान। समय का जहां परिवर्तन नोटिस होता है वहां पे सूचकांक हम निकाल सकते हैं, तो इसका उपयोग जो है वह सीमित जगह पे होता है। तो ये है स्टूडेंट हमारे निर्देशांक क्या होता है, इसका विशेषताएं, इसका इंपॉर्टेंस, यूजेस और लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे निर्देशांक के प्रकार। ये क्वेश्चंस हम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो पहला होता है कीमत निर्देशांक, प्राइस इंडेक्स। इसमें होता है थोक कीमत निर्देशांक और जीवन निर्वाह निर्देशांक। थोक कीमत निर्देशांक होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके अंतर्गत वस्तुओं की होलसेल प्राइस जो है, जो कि पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, होलसेलर के पास, उत्पादक के पास जो लिस्ट होती है वस्तुओं की,
उसके आधार पर इंडेक्स नंबर जो है वह निकाला जाता है। जीवन निर्वाह निर्देशांक, जीवन निर्वाह निर्देशांक जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग डिसाइड होता है। जैसे मजदूरों का जीवन निर्वाह निकालना है, निर्देशांक निकालना है, तो उसके लिए मजदूरों के द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तु पर कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उस आधार पर उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाला जाएगा। ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए निकालना है, तो इस कंडीशन में मिडिल क्लास फैमिलीज के द्वारा कितना जो है रुपए खर्च किए जा रहे हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसको आधार बनाकर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। तो इसमें जीवन निर्वाह निर्देशांक में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के हिसाब से निकाला जाता है। फिर भौतिक क्रिया निर्देशांक, फिजिकल एक्टिविटीज, तो उपभोग निर्देशांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक और निर्यात। उपभोग निर्देशांक मतलब कंजम्पशन इंडेक्स नंबर, तो इसके अंतर्गत कस्टमर के द्वारा वस्तु किस क्वांटिटी में कंजम्पशन की जा रही है, उपभोग की जा रही है, उसके आधार पर उस इंडेक्स नंबर को निकाला जाता है। उपभोग उसका आधार होता है, उत्पादन नहीं। मतलब फाइनल कस्टमर के पास वस्तु पहुंच रही है, कितने कस्टमर उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके आधार पर इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में प्रोड्यूसर उत्पादन कितना हो रहा है, उस क्वांटिटी को आधार मानकर इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर उत्पादक के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उस पर, और इसमें उपभोक्ता के द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है उसके आधार पर। और निर्यात इंडेक्स नंबर, देश से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, जो भी क्वांटिटी है उसका टोटल करके उस आधार पर इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। इसमें बेस मात्रा भी हो सकती है और मूल्य भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम भौतिक क्रिया की बात कर रहे हैं तो हम मात्रा का जो है इसमें शामिल करेंगे। फिर है व्यापारिक क्रिया इंडेक्स नंबर। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके, जैसे परचेज की एक्टिविटी होती है, सेल्स की एक्टिविटीज होती है, परचेज कितने % से बढ़ा, विक्रय कितने % से बढ़ा, कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है उसमें कितने % की वृद्धि हुई है, तो ये सब चीजें जो है वह व्यापारिक क्रिया में आती हैं। तो जिस भी फैक्टर का हमें इंडेक्स नंबर निकालना है उसको हम आधार ले लेते हैं। फिर भार के आधार पर निर्देशांक, वेट, तो जब हम जो प्राइस हमें दी हुई है, जो मूल्य हमें दिया हुआ है, उस मूल्य को डायरेक्ट उपयोग करके इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो वह सरल निर्देशांक होता है। और भारित निर्देशांक मतलब जब हम जो मूल्य दिए हुए हैं उसको वेट प्रदान करते हैं, भार प्रदान करते हैं और उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो उसे हम कहेंगे भारित निर्देशांक। अब भार देने के भी जो वेट हम प्रदान करते हैं, वेटेज हम देते हैं भार, उसके भी तरीके होते हैं। मात्रा के आधार पर कितनी क्वांटिटी है तो वो अलग अलग इंडेक्स नंबर में अलग अलग रहता है। मूल्य के आधार पर क्वांटिटी न देखकर कितने रुपए का है, ज्यादा मूल्य वाले को जो है हम पहला नंबर देते, 1 नंबर देंगे, उससे कम वाले को 2 नंबर। और मात्रा में कितनी क्वांटिटी, 10 किलो है, भले मूल्य कितना भी हो, क्वांटिटी के आधार पर दिया जा सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो भार के आधार पर भी निर्देशांक को 2 भागों में बांटा जाता है। तो ये है इसके प्रकार, ये शॉर्ट आंसर में जो है आपको आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे निर्देशांकों की संरचना। जब निर्देशांक बनाए जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। निर्देशांक का उद्देश्य, सबसे पहले क्या उद्देश्य है, निर्देशांक हम किसके लिए बना रहे हैं, तो कौन सा प्रकार जो है उसके लिए फिट बैठेगा। यदि हम बात कर रहे हैं मजदूरों की लाइफ स्टाइल देखना है, हमें जीवन स्तर का निर्धारण करना है मजदूरों की, तो हम जीवन निर्वाह निर्देशांक का उपयोग करेंगे। उनके द्वारा जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च किया जा रहा है वह हम टोटल करके उस आधार पर इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा निर्देशांक बनाने का उद्देश्य क्या है। मुद्रा की क्रय शक्ति हमें निकालनी है तो हम थोक कीमत निर्देशांक निकालेंगे कि मुद्रा की जो खुद की क्रय शक्ति 10 रुपए में पहले जो सामान आता था, अब 10 रुपए की क्या स्थिति हो गई है, तो उसके लिए हम थोक कीमत तो हमें यह सबसे पहले डिसाइड करना है कि निर्देशांक ज्ञात करने का, निकालने का उद्देश्य क्या है। क्लियर। फिर आधार काल का चुनाव, बेस, जैसे अभी हमने देखा था उदाहरण में
कि 1990 का प्राइस 400 है तो 1991 का प्राइस 440 हुआ, तो हमने इसमें आधार क्या लिया? 1990 को। तो ऐसे ही स्टूडेंट आधार में 3 आधार हो सकते हैं, स्थिर, दूसरा श्रृंखला, तीसरा औसत। स्थिर मतलब हम 1990 के प्राइस को आधार मान ले और इसके बाद के जितने भी हम वैल्यू लें सभी को इसके आधार पर देखें, तो ये क्या हो गया? स्थिर आधार। हमने एक ही वर्ष को आधार माना और सबका जो है डिफरेंस हम इसी आधार पर देख रहे हैं कि भाई 1991 में 10% बढ़ गए, 1992 में इतने प्रतिशत बढ़ गए। तो स्थिर आधार विधि में किसी एक वर्ष को स्थिर मानकर उसके आधार पर ही सभी आंकड़े जो है वह लिखे जाते हैं। और श्रृंखला आधार विधि में जस्ट उसके पहले का, मतलब इस कंडीशन में इसके लिए आधार ये रहेगा, 440 के लिए आधार क्या रहेगा? 400, लेकिन 450 के लिए आधार हम लेंगे तो 440। चेन बेस, ऐसी चेन बनती है, इसमें पहले साल का है, दूसरे साल का है और तीसरे साल का है। तो पहले साल के लिए इसका पिछला साल, दूसरे साल के लिए ये बेस बनेगा, तीसरे साल के लिए ये बेस बनेगा, चौथे साल के लिए बेस क्या बनेगा? तीसरा साल। और यदि स्थिर आधार विधि है तो स्थिर आधार विधि में पहला वाला वर्ष ही आधार बनेगा। क्लियर? और औसत है तो औसत की कंडीशन में इन चारों का टोटल करके 4 से भाग देकर, इन चारों का हम टोटल कर लेंगे और उसमें 4 का भाग देकर जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर सबको डिस्क्राइब किया जाएगा कि भाई 1991 में इतनी वृद्धि हुई, 92 में इतनी हुई, 93 में इतना हुआ। तो ये होती है औसत विधि। तो आधार काल का चुनाव जो है हम कौन सी विधि से करना चाहते हैं वह भी हमें ध्यान रखना होगा। फिर वस्तुओं का चुनाव। अब यदि हम मजदूरों का जीवन निर्वाह निर्देशांक निकाल रहे हैं तो अब मजदूर जो है उनकी लाइफ स्टाइल में आप 50 मजदूरों के पास जाएंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अलग अलग मजदूर की अलग अलग आवश्यकता होगी। किसी की आवश्यकता होगी बच्चे को पढ़ाना हो, उस पर खर्च कर रहा होगा, किसी की टीवी होगी, किसी की मोबाइल होगी, किसी की लीकर्स होगी, तो ये उसकी आवश्यकता का पार्ट होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वस्तुओं को हम हमारे इंडेक्स नंबर निकालने के लिए चुन रहे हैं। तो इसमें जनरली जो सभी में कॉमन होती हैं, जैसे मजदूरों की बात कर रहे हैं हम, तो सभी मजदूर जो एक जैसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं उन वस्तुओं को हम छांट लें और जो सभी में लोकप्रिय है और कॉमनली उपयोग में आ रही है उन वस्तुओं को हम ले लें हमारे इंडेक्स नंबर के लिए, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद वस्तुओं का मूल्य। अब वस्तुओं का मूल्य जो है वह भी अलग अलग एरिया वाइज हम देखें तो अलग अलग होता है। तो उस कंडीशन में हम वस्तु जो है कहाँ, किस जगह से खरीदी जा रही है, ऑनलाइन खरीदी जा रही है, ऑफलाइन खरीदी जा रही है, कितने रुपए का मूल्य जो है नगद भुगतान किया जा रहा है, कितने रुपए का उधार रखा जा रहा है, इन सब बातों को कंसिडर करते हुए हम वस्तु के मूल्य का चुनाव कर लें। तो हमें यह भी डिसाइड करना होगा कि ये जो 400 रुपए हम ले रहे हैं कौन से वाले 400 रुपए ले रहे हैं। फिर भार देने का ढंग। यदि भार वाली स्थिति जो है आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हमें भार देने का ढंग जो है वह भी डिसाइड करना होगा। प्रत्यक्ष भार मतलब जो हमने समझा था मात्रा और मूल्य के आधार पर, या तो हम मात्रा को बेस ले लें कि 10 किलो है तो उसको पहला देंगे, 20 किलो है तो उसको दूसरा देंगे, 30 किलो है तो तीसरा देंगे, या फिर हम मूल्य को आधार ले लें। जैसे विक्रय को जनरली मूल्य के आधार पर 50 लाख का विक्रय पहला नंबर, 30 लाख का विक्रय दूसरा नंबर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हम घटते हुए क्रम में नंबरिंग करते चलें। तो ये होता है प्रत्यक्ष तरीका, जहां हम वस्तु की वास्तविक स्थिति को देखते हुए उसको या तो मात्रा को देखते हैं या मूल्य को देखते हुए उसको वेटेज देते हैं। और अप्रत्यक्ष भार में जो है हम एक आधार लेकर उसको वेटेज दे देते हैं, जहां मात्रा और मूल्य जो है वह नहीं उसका बेस होता है। उसके बाद लास्ट है हमारा, तो भार देने का जो है ढंग हमारा क्लियर। अब लास्ट है हमारा माध्य का चुनाव। स्टूडेंट्स, माध्य में हमने मीन, मीडियन, मोड, जीएम, गुणोत्तर माध्य मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक,
और गुणोत्तर माध्य, ये बहुत सारे प्रकार पड़े हैं। तो आप कौन सा वाला माध्य जो है वह लेने वाले हैं उसका भी चुनाव कर लें। तो जब भी इंडेक्स नंबर यदि हम फ्रेम कर रहे हैं तो उस समय में हमें इन 6 बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और इन सभी को बहुत समझदारी से चुनाव कर कर इंडेक्स नंबर का चुनाव करना है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग। तो देखिए क्या लिखा है, जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक। निर्देशांक हम समझ चुके हैं क्या होता है, जीवन निर्वाह व्यय। तो जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक का आशय होता है कि जब एक विशेष आय वर्ग या एक विशेष वर्ग के द्वारा अपने जीवन निर्वाह पर जो खर्च किया जा रहा है उसका इंडेक्स निकाला जाए। इंडेक्स हम समझ चुके हैं निर्देशांक कि पिछले की तुलना में अभी कितना परिवर्तन हुआ है, किसी एक वर्ष को आधार मानकर जब हम परिवर्तन का प्रतिशत निकालें तो वह निर्देशांक कहलाता है। तो जीवन निर्वाह निर्देशांक व्यय निर्देशांक मीन्स होता है कि किसी एक विशेष आय वर्ग या किसी विशेष वर्ग, अब विशेष वर्ग मतलब मजदूर या हम ले लें टीचर, ये एक विशेष वर्ग हो गया। अब मजदूरों के द्वारा अपने जीवन निर्वाह में जो व्यय किए जा रहे हैं उसका निर्देशांक निकाला जाए। मतलब कि मजदूरों के द्वारा पिछले वर्ष में कितना खर्च किया जा रहा था अपने जीवन निर्वाह पर और अब जो है कितना खर्च किया जा रहा है उसका परिवर्तन निकाला जाए प्रतिशत में, तो उसे हम जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक कहेंगे। तो जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक किसी भी विशेष आय वर्ग का हो और मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से उसके जीवन निर्वाह पर कितना फर्क पड़ रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, उसकी गणना करना। तो ये होता है जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक। उदाहरण हम लिख सकते हैं इसमें, मजदूरों की, जब हम किसी विशेष आय वर्ग मतलब मजदूरों की आय वर्ग जो है, मजदूरों की जीवन निर्वाह पर कितना खर्च किया जा रहा है वह एक विशेष वर्ष में लेकर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के साथ उसका हम आने वाले वर्ष में तुलना करें तो हम यहाँ पर निर्देशांक की गणना कर रहे हैं। अब रचना में क्या क्या कठिनाइयां आती है, देखिए हम बात कर रहे हैं जीवन निर्वाह व्यय। हमने मान लीजिए मजदूरों को लिया तो हमें क्या कठिनाई आएगी, व्यय में अंतर। हर व्यक्ति का अपनी एक अलग सोच होती है, अपना एक तरीका होता है, तो व्ययों में अंतर रहेगा। कोई जो है पहले मोबाइल में रिचार्ज कराएगा, उसके बाद सोचेगा कि मुझे टीवी या कूलर लेना है, या फिर जो है कोई खाने पर पहले व्यय करेगा, कपड़ों पर पहले व्यय करेगा, बाद में सोचेगा कि मुझे जो है घर में ये चीज लेनी है। तो व्ययों में चूंकि एक विशेष आय वर्ग में भी व्यक्तियों में व्ययों में बहुत अंतर होता है, तो यह निर्देशांक निकालना जो है कठिन हो जाता है। रहन सहन में अंतर, यदि हम एक औद्योगिक वर्ग की बात करें या हम टीचर की बात कर रहे हैं तो उनके भी रहन सहन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि संस्कृति अलग होती है, धर्म अलग होता है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उनकी वो अलग अलग होती है। उसके कारण हमारा जो है इंडेक्स निकालना थोड़ा टिपिकल होता है। मूल्य में अंतर, अलग अलग जगह के अलग अलग मूल्य होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी के अलग अलग मूल्य होते हैं। कोई व्यक्ति मजदूर ऐसा है जो रोज लाता है, रोज खाता है, फिर दूसरे दिन फिर लाता है आटा। कोई मजदूर ऐसा होगा कि 8 दिन का लाता होगा, कोई मजदूर ऐसा भी होगा कि 15 दिन का लाता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मूल्य में अंतर आ जाएगा, उसके खर्च में अंतर आ जाएगा। फिर मूल्यों में परिवर्तन, हम जानते हैं कि विश्व जो है, दुनिया बहुत परिवर्तनशील है, मूल्यों में आए दिन परिवर्तन होते हैं। हम जिस डेट पे पूछने गए या उस व्यक्ति से उसके बजट की चर्चा करने गए उस दिन मूल्य अलग था, और जब हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तब पता लगा कि मूल्य में परिवर्तन आ गया। तो कठिनाइयां आती है। प्लेस, अलग अलग जगह पे एक ही वस्तु के अलग अलग रेट होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का बनाएंगे, निकालेंगे, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सजातीय वर्ग का चुनाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर एक विशेष वर्ग की ही गणना करेंगे। यदि आप एक वर्ग में मजदूरों में भी जो है अलग अलग कैटेगरी होती है, आप ईंट भट्टे पे काम करने वाले मजदूर ले रहे हैं या फिर जो है
बिजली का काम करने वाले मजदूर ले रहे हैं या सड़क बनाने वाले काम ले रहे हैं, तो मजदूरों में भी बहुत सारे। तो जब भी आप इंडेक्स नंबर निकालें तो एक सजातीय वर्ग, एक विशेष वर्ग का चुनाव कर लें। आधार वर्ष का चुनाव हमने सूचकांक में देखा है कि हम जो परिवर्तन की गणना करते हैं उसके लिए हमें एक आधार वर्ष लेना कंपलसरी होता है। तो वो आप कौन सा वर्ष लेने वाले हैं वो चुनाव कर लीजिए। फिर वस्तुएं, जीवन निर्वाह के लिए बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो आप किस आय वर्ग की, किस ग्रुप की जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसकी बेसिक जो है आवश्यकताएं जीवन निर्वाह की कौन सी हैं और मैक्सिमम खर्च वो किन चीजों पर कर रहा है उसकी लिस्टिंग कर लीजिए। फिर पारिवारिक बजट, चूंकि हम जीवन निर्वाह की बात कर रहे हैं तो जीवन निर्वाह में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। न्यूज़पेपर भी आता है, चाय पत्ती भी आती है, शक्कर भी आती है, गेहूं, चावल, दाल, कपड़े, ये सब चीजें आती हैं इसमें। तो पारिवारिक बजट जो है, कौन व्यक्ति किस पर कितना खर्च करता है उसका सर्वेक्षण कर लें। वस्तुओं के मूल्य हम इकट्ठा कर लें और इसमें फुटकर मूल्य लिए जाते हैं, रिटेल प्राइस ली जाती है, और भार, वेट देना रहेगा हमें, यहाँ पे भार की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम इकट्ठा कर लें। तो ये होती है ध्यान रखने योग्य बातें। अब हम बात करेंगे जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक निकालने की विधियां। तो स्टूडेंट दो विधि है, दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है। एक है समस्त व्यय विधि और दूसरी है पारिवारिक बजट विधि या भारित मूल्यानुपात विधि। न्यूमेरिकल भी आता है तो बहुत सिंपल है, समझ लीजिए इसको। इसका फॉर्मूला क्या है समस्त विधि का? सबसे पहले हम इनके मीनिंग समझ ले। P01 मतलब सूचकांक को बोल रहा है, वो सूचकांक का जो शॉर्ट फॉर्म है वो P01 है, ठीक है। ये क्या है? ये सिग्मा मतलब टोटल का साइन है, ये वाला साइन काय का है? टोटल का, ठीक है। P1 Q0, P0 Q0, 10/00, सिंपल। देखिए PQ कॉमन है, फॉर्मूला याद करना है तो 10/00। 10 मतलब P1 Q0, P0 Q0, PQ लिखना है, मतलब हम फॉर्मूले को याद करें तो PQ/PQ लिखा मैंने और 10/00 और इंटू 100, और ये जो है टोटल का साइन है ना। P1 Q0 पहले समझ लें जो दोनों में है, तो Q0 मीन्स होता है आधार, Q फॉर क्वांटिटी, Q फॉर क्वांटिटी मात्रा, और 0 लगा है इसमें, इसका मतलब है आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा। और ये PP लिखा है मतलब प्राइस, मूल्य, और P1 है तो चालू वर्ष का, P0 है तो आधार वर्ष का। क्लियर ये चीज? फॉर्मूला 10/00 याद रखेंगे आप लोग, है ना। अब आधार वर्ष और चालू वर्ष कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। देखिए वस्तु दी हुई है, 1991 की मात्रा है, 1991 की कीमत है, 1992 की कीमत है। तो आधार वर्ष और चालू वर्ष, तो स्टूडेंट जो वर्ष बाद में आया है वह चालू वर्ष, ये करेंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है कीमत और मात्रा हमें आधार वर्ष की दी है, आधार वर्ष, और ये भी आधार वर्ष। और चूंकि ये मात्रा है तो इसको लिखेंगे हम Q0, कीमत है तो P0, और ये चालू वर्ष की कीमत है तो P1। आया समझ में? जो वर्ष पहले आया हो, मतलब आपको यदि मान लो 2001 और 2005 का डेटा दिया है तो 2001 हमारा कौन सा वर्ष होगा? आधार वर्ष, और 2005 हमारा क्या होगा? चालू वर्ष होगा। और मूल्य दिया है तो P1, और यदि मात्रा दी है तो Q1, ठीक है ना। और आधार वर्ष में हमको 0 लगाना है। फॉर्मूला याद है आपको? 10/00। अब हमें ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ, इतना जो है हमारा क्वेश्चन हमको एग्जाम क्वेश्चन दिया रहेगा, ये हमने देख लिया। बस अब हमको फॉर्मूले के हिसाब से निकालना, क्या निकालना है? P1 Q0, मतलब P1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका और इसका। ये देखिए मैंने निकाल के रखा है, P1 Q0 6 × 6, 6 × 8, 1 × 9, 6 × 10, ये इस तरीके से P1 Q0। फिर क्या निकालना है मुझे? P0 Q0, तो P0 Q0 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का गुणा। तो ये देखिए दूसरा कॉलम मेरा ये बना हुआ है
P0 Q0, इनका हमने गुणा कर लिया सिंपली और टोटल लगा लिया, और बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है हमें। P01 इज इक्वल टू 174/146.5 इंटू 100, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कौन सी विधि हो गई हमारी? समस्त व्यय विधि। ठीक है ना। अब हम बात करें हमारी दूसरी जो है पारिवारिक बजट विधि है, जिसका फॉर्मूला है क्या? समीशन RW अपॉन समीशन W, ये हमारा उसका फॉर्मूला है। अब समीशन RW अपॉन समीशन W क्या होता है? तो यहां देखिए समीशन RW, तो R बराबर स्टूडेंट होता है ये R बराबर होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। R जो निकालना रहता है हमें वह होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो वो हम निकालेंगे P1 अपॉन P0 मतलब 6 अपॉन 5.75 इंटू 100, फिर हम निकालेंगे 8 अपॉन 5 इंटू 100, फिर हम निकालेंगे 9 अपॉन 6 इंटू 100। इस तरीके से हम पहले R निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद W, R हमारा ये फॉर्मूला हो गया, और W के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया P0 Q0 W। तो देखिए P0 Q0 हमने निकाला ही हुआ है, तो ये हमारा W हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमें R और W का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब हम ये जो वैल्यू निकालेंगे उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें W का, तो हमारी ये वाली वैल्यू जो है वह आ जाएगी, ठीक है। क्लियर ये चीज। और उसके बाद हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है समीशन RW अपॉन समीशन W इंटू 100। तो RW हमारा कितना आया, हमने ये निकाल के रखा है 17,388, और हमारा जो W है वो क्या रहेगा, ये P0 Q0, तो वो हम निकाल लेंगे। आया समझ में? मतलब यदि हम इसको समझें तो हमें पारिवारिक बजट विधि में यदि क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहता है तो हमें पहले R निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके, वो एक कॉलम बन जाएगा। W यदि आपको दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिया है तो W बराबर होता है P0 Q0, ठीक है ना। ये दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। और बस उसके बाद हमें ये R निकाल लिया और ये W निकाल लिया, तो R और W का गुणा करना है, वही हमने किया, और W का टोटल लेना है भार का, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। दोनों मेथड से आंसर जो है वह सेम आता है। तो ये है स्टूडेंट हमारी पारिवारिक बजट विधि और जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक की विधियां। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फिशर का आदर्श सूचकांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो फिशर का आदर्श सूचकांक जो है वह क्या कहता है? तो फिशर का आदर्श सूचकांक जो है आदर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह 2 टेस्ट को कंप्लीट करता है। 2 टेस्ट कौन कौन से हैं? समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। इन दोनों टेस्ट को जो है वह टाइम और फैक्टर, इन दोनों टेस्ट को वह कंप्लीट करता है। आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आता है, इसीलिए फिशर का जो सूचकांक है उसे आइडियल माना जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है आधार वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष के जो है सूचकांक निकाले जाते हैं। और इसका फॉर्मूला हमें कैसे याद रखना है? अभी हमने जो याद रखा था जीवन निर्वाह व्यय निर्देशांक का, क्या याद रखा था? 10/00, और इसमें आगे है 11/01। इसको हमें इस तरीके से याद रखना है। तो 10/00, 11/01, और बाहर हमें मल्टीप्लाई करना है फिर इसका 100 का, ठीक है। अब 10/00 PQ कॉमन है, PQ ये कॉमन है। P मतलब मालूम है आपको, प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी, मूल्य और मात्रा। 0 यदि शब्द लगा है
तो आधार वर्ष, और 1 लगा है मतलब चालू वर्ष। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है पूरे इंडेक्स नंबर में। और आधार वर्ष कौन सा होगा? जो पहले आया है, 2 वर्षों की जानकारी दी है तो उसमें जो पहले आया है वो आधार वर्ष। अब देखिए, हमें 2019 का मूल्य दिया है, 2019 की मात्रा दी हुई है, और 2021 का मूल्य दिया है और 2021 की मात्रा दी हुई है। तो 2019 पहले आया है, तो ये जो है हमारा आधार वर्ष हुआ। 2021 हमारा बाद में आया है, तो ये क्या हुआ? चालू वर्ष। तो आधार वर्ष का मूल्य मतलब ये क्या दिया हुआ है? P0। आधार वर्ष की मात्रा मतलब Q0। ये है हमारा चालू वर्ष का मूल्य मतलब P1, और चालू वर्ष की मात्रा Q1। बस हमें ये चीज जो है वह ध्यान से देखनी है कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कॉलम बना लेंगे। 10/00, तो P1 Q0 10/00, 11/01। ठीक है, ये हमारे कॉलम हो जाएंगे। 10/00, 11/01, इन्हीं ये जो फॉर्मूला है उसी को हमने कॉलम में लिखा है। अब 10/0 मतलब P1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन करना है, P1 Q0 मतलब इन दोनों का। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको रखना है। P1 क्या है पहले तो ये सही पहचान लेना आप, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सही करना है। तो ये हम कर लेंगे 100, 32, 20, 50, इस प्रकार से जो है हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब P0 Q0 है तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, P1 Q1 है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, इस तरीके से हम कर लेंगे। फिर क्या है? P0 Q1, तो P0 मतलब पहले और लास्ट कॉलम का कॉलम मतलब 30, 20, ये जो है हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, गुणा करना है हमें, बस कौन से कॉलम का किस में करना है वो ध्यान से। तो हर बार देखते चलिए, P1 Q0, तो P1 कहाँ है, Q0 कहाँ है। उसके बाद हम इन चारों कॉलम का टोटल लगा लेंगे, और फिर हमारे इस जो फॉर्मूले है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो फॉर्मूला जो है, इस ध्यान रखना, ये अंडर रूट में है, मतलब हमारी जो भी वैल्यू आएगी पहले हम उसको अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में पूरा अंडर रूट का आंसर जब आ जाएगा तब उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? समय उत्क्राम्यता परीक्षण और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। तो फिशर के सूत्र से जो आंसर आता है उसको प्रूफ करने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए ये 2 टेस्ट होते हैं। पहला है हमारा समय उत्क्राम्यता परीक्षण, वो क्या है? P01 इंटू P10 इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है तो वो समझने, P01 मतलब ये वाला फॉर्मूला। देखिए हम उसको समझ लें, ये तो हमारा फिशर का समझ में आ ही गया कैसे करना है सॉल्व आपको। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो 10/00 और 11/01, ये हमने लिखा। फिर है P10, P10 मतलब इसका अपोजिट। तो हमें क्या करना है? 10/00 है तो अब हमें ऊपर लेना है इसी के मल्टीप्लिकेशन में 00/10, है ना। और ये 11/01 है तो इसको हमें लेना है 01/11। ये है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट, समय उत्क्राम्यता परीक्षण। तो क्या होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अंडर रूट में जो है 1 बचेगा, तो 1 के अंडर रूट 1 हो जाएगी, तो मतलब हमारा आंसर जो है 1 के इक्वल आएगा। क्लियर। और ये जो है हमारा तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण क्या है? P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू 11/00। तो इसमें क्या करना है हमें? P01 मतलब यही फॉर्मूला हमारा 10/00, 10/00,
0 0, 11 बटे 0 1, ये तो हमने लिखा। इसके बाद आ जाएगा, हमें सिर्फ इन दोनों की पोजीशन बदलनी है, ये दोनों स्टेबल रहेंगे। मतलब ये जो है इसकी जगह आ जाएगा P0 Q1 अपॉन P0 Q1 सॉरी 0 और इंटू P1 Q1 हमें एज इट इज रखना है और P0 P1 और Q0। तो जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये होता है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, क्लियर, और समय उत्क्राम्यता परीक्षण। तो इस तरीके से पूरा फिशर का जो फॉर्मूला है। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि अभी हमें यहाँ पर मात्रा और मूल्य जो है सीधा सीधा दे दिया था। कभी कभी वो क्या करते हैं, मात्रा दे देते हैं, ये व्यय दे देते हैं और मूल्य दे देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, हमें फिशर के फॉर्मूले के लिए मात्रा और मूल्य ही चाहिएंगे। तो मूल्य तो हमको दिया है, मात्रा नहीं दी हुई है, तो मात्रा के लिए आप ध्यान रखना व्यय अपॉन मूल्य करके पहले आपको Q निकालना पड़ेगा। इन केस क्वेश्चन में कभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा आता है तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। और यदि सीधे सीधे मूल्य और मात्रा दी हुई है चारों की, मतलब आधार वर्ष और चालू वर्ष की, तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या है, 10 बटे 0 0, 11 बटे 0 1। और यही फॉर्मूला जो है आपको समय उत्क्राम्यता और तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण में भी याद रखना है।